स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आप सामने देख रहे हैं, ये भारत का मैप है और इस मैप में मैं अपनी यात्रा का विवरण आपको दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों, ये हमारी जो 3 धाम की यात्रा थी वो 4 जनवरी 2026 से 8 फरवरी 2026 तक रही और हिमाचल से हमने यात्रा आरंभ की। ये मैप में आप देख सकते हैं, हिमाचल और हरियाणा के बॉर्डर पर कालका, जहाँ पर लिखा हुआ है 4 जनवरी 2026 को 5:30 बजे कालका से हम रेलवे के द्वारा भोपाल के लिए जाते हैं, जो लगभग 1000 किलोमीटर दूर है और 15-16 घंटे इस सफ़र में लग जाते हैं। भोपाल में 5 जनवरी को हम रात्रि विश्राम करते हैं और यहाँ से अगले दिन 6 जनवरी को ओंकारेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाते हैं। दोस्तों, हम लगभग 4 बजे यहाँ पर पहुंचकर पहले नर्मदा नदी में जाकर स्नान करते हैं और उसके बाद हम ओंकारेश्वर और ममलेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। तो उसके पश्चात हम एक धर्मशाला में रात्रि भोजन करके लगभग 10 बजे महाकालेश्वर की ओर प्रस्थान करते हैं। दोस्तों, 150 किलोमीटर यह उज्जैन में स्थित है। यह भी एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है और यहाँ महाकालेश्वर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण की ओर है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अपने आप में विशेष स्थान रखता है दोस्तों। और यहाँ पर भैरवनाथ का भी एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसको देखे बिना महाकालेश्वर महादेव के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। तो महाकालेश्वर महादेव के दर्शन तो करने ही है, लेकिन काल भैरव के दर्शन भी आवश्यक हैं दोस्तों। इसके अतिरिक्त बड़ा गणेश के दर्शन भी यहाँ पे हो जाते हैं। और यहाँ महाकालेश्वर से आगे हम जब रतलाम की तरफ जाते हैं दोस्तों, 100 किलोमीटर की दूरी तय करके ये रेलवे जंक्शन आता है रतलाम। रतलाम से हम 250 किलोमीटर का ट्रेन के द्वारा सफ़र तय करते हैं। 5-6 घंटे की रनिंग है और हम बड़ोदरा पहुँचते हैं। बहुत ही सुंदर शहर है, गुजरात का एक सुंदर शहर बड़ोदरा, जो कई चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। हम यहाँ 7 तारीख को शाम को रुकते हैं। 8 को यहाँ पे हम सारा दिन घूमते हैं। हमारे पास 6-7 घंटे घूमने के लिए थे, तो हमने इसका लाभ उठाया और हम केवड़िया चले गए, जो बड़ोदरा से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। हम टैक्सी करके वहाँ गए और वहाँ पर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल मूर्ति है उसको देखने का सौभाग्य हमें मिला। इस प्रकार से दोस्तों हम वापस बड़ोदरा आते हैं और बड़ोदरा से फिर हम राजकोट की तरफ जाते हैं। दोस्तों, 350 किलोमीटर का ट्रेन के द्वारा ये सफ़र है, 6-7 घंटे लगते हैं और राजकोट रेलवे जंक्शन से हम आगे ओखा के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, 250 किलोमीटर ये भी सफ़र है और ओखा से बस के द्वारा हम द्वारिकाधीश के लिए जाते हैं। दोस्तों, द्वारिकाधीश से रुक्मणी मंदिर और फिर नागेश्वर महादेव पहुंचते हैं। तो नागेश्वर महादेव एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है और द्वारिकाधीश हमारी पहली धाम है जहाँ पे हमने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। और इस पहली धाम का हमें अवसर मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम यहाँ पर जो है दर्शन करने के उपरांत भोग भंडारा लेकर के आगे निकले। तो दोस्तों, नागेश्वर महादेव के दर्शन करके हम द्वारिकाधीश से होते हुए ओखा आ गए। ओखा से फिर राजकोट, राजकोट से हम अगले दिन आगे बेरावल रेलवे स्टेशन पर, जो कि लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पे है और 3-4 घंटे लग जाते हैं। बेरावल से सोमनाथ केवल 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पे एक ऐतिहासिक जगह पे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यहाँ पे एक पुराना मंदिर है और एक नया मंदिर है। हमें पुराना मंदिर देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो मोहम्मद गजनवी के आक्रमण से ओत-प्रोत देखा गया। वहाँ पे आज भी उसके आक्रमण के निशान देखे जा सकते हैं, लेकिन साथ ही वहाँ पे एक नया मंदिर, भव्य मंदिर स्थापित हुआ है सोमनाथ का, जिसमें हमें भगवान भोलेनाथ, सोमनाथ महादेव के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। दोस्तों, यहाँ से फिर हम वापस बेरावल होते हुए
राजकोट आ जाते हैं। राजकोट से दोस्तों हम फिर वापस बड़ौदा आते हैं। बड़ौदा से हम चले जाते हैं सूरत की ओर। सूरत यहाँ से 150 किलोमीटर के लगभग है और 2 घंटे लगते हैं। तो ट्रेन के द्वारा हम सूरत पहुंचकर यहाँ से 2 मंजिला बस में त्र्यंबकेश्वर के लिए निकल जाते हैं दोस्तों। 300 किलोमीटर का ये सफ़र है, 6 घंटे लगते हैं। तो त्र्यंबकेश्वर रात्रि विश्राम होता है और सुबह 5-6 बजे त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और 13 जनवरी 2026 को हम महादेव के दर्शन करने के पश्चात नासिक के लिए रवाना होते हैं, जो यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर है, यानी कि 1 घंटे का सफ़र मान के चल सकते हैं। नासिक एक ऐसी जगह है, ऐसा शहर है, ऐसा स्थान है दोस्तों, गोदावरी के तट पर। यहाँ पे अपनी माता के लिए पिंडदान किए जाते हैं और हमने यहाँ पे 3-4 घंटे में यह कार्य पूरा किया और फिर चले जाते हैं हम शिरडी, जो यहाँ से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। शिरडी में भी हमने शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने के पश्चात यहाँ रात्रि विश्राम किया दोस्तों। और यहाँ से आगे 70 किलोमीटर की दूरी पर शनि शिंगणापुर है, जो लगभग 4 घंटे का सफ़र बस के द्वारा है। और शनि शिंगणापुर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों घृष्णेश्वर महादेव का मंदिर है। ये एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है और 14 जनवरी 26 को हम यहाँ पे घृष्णेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं दोस्तों। यहाँ हमें एक अद्भुत जानकारी मिली कि यहाँ पे घृष्णेश्वर महादेव के मंदिर के अंदर जो है बिना कपड़ों के प्रवेश करना पड़ता है। तो यहाँ पर कमीज और बनियान उतार कर ही अंदर जाने के लिए अनुमति मिलती है दोस्तों। तो हमने अपना कमीज़ और बनियान उतार करके अंदर महादेव के दर्शन किए, अभिषेक किया और फिर यहाँ बाहर निकल करके साथ ही 12 शिवलिंगों का एक कुंड बना हुआ है, जहाँ पे 12 शिवलिंग के मंदिर हैं छोटे छोटे, वहाँ भी हमने नज़ारा देखा। और फिर घृष्णेश्वर महादेव से दोस्तों बस के द्वारा 250 किलोमीटर का सफ़र तय करके 5-6 घंटे में हम परली बैजनाथ पहुंच जाते हैं, जहां पर हम रात्रि विश्राम करते हैं और सुबह उठते ही हम परली बैजनाथ के दर्शन करते हैं। 15 जनवरी को यहाँ पे हम पूरा दिन घूमते हैं, बाज़ार में घूमते हैं और यहाँ पे जो प्रमुख मंदिर है वहाँ भी जाते हैं। इसके अतिरिक्त परली बैजनाथ से हम 350 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं और सिकंदराबाद पहुंचते हैं दोस्तों। ये रात्रि की यात्रा है ट्रेन के द्वारा। सिकंदराबाद पहुंच करके यहाँ से हम बस के द्वारा पाताल गंगा होते हुए मल्लिकार्जुन पहुंचते हैं दोस्तों। तो ये लगभग 250 किलोमीटर के आसपास का सफ़र है, ये हमने बस में किया। और मल्लिकार्जुन जो एक ज्योतिर्लिंग है, पाताल गंगा से मल्लिकार्जुन हमने गाड़ी से सफ़र किया और फिर वापस हम आ जाते हैं काचीगुड़ा में। काचीगुड़ा से फिर हम आते हैं रेनीगुंटा में। रेनीगुंटा से तिरुपति बालाजी बहुत नज़दीक है और 19 जनवरी 2026 को 6-7 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के आसपास बस में तिरुपति बालाजी पहुंच जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमें एक जानकारी मिली कि तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए टोकन लेना पड़ता है। तो ये टोकन हमने लाइन में लगकर लिया दोस्तों। तिरुपति बालाजी पहुंच करके हमने टोकन लिया और उसमें समय जो है वो अगले दिन का था। तो हमारे को रेनीगुंटा में विश्राम करना पड़ा, रात्रि विश्राम, और फिर सुबह अगले दिन जो है तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए निकले और हमने दर्शन किए। इसके अतिरिक्त यहाँ आसपास के जो प्राचीन मंदिर हैं जैसे तिरुपति बालाजी, पद्मा देवी और अन्य जो प्रमुख मंदिर हैं वहाँ पे भी दर्शन करने का मौका हमें मिला। तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के पश्चात हमने लड्डू का भोग लिया और वहाँ पे ये सब करके हम रेनीगुंटा आ जाते हैं दोस्तों। और यहाँ से ट्रेन के द्वारा हम चेन्नई चले जाते हैं।
150 किलोमीटर का सफ़र तय करके दोस्तों चेन्नई जब हम पहुंचते हैं 19 जनवरी को, तो चेन्नई से हम दूसरी ट्रेन लेते हैं दोस्तों मदुरई के लिए। तो मदुरई में 460 किलोमीटर दूरी तय करके हम मीनाक्षी देवी मंदिर का दर्शन करते हैं और वहाँ पे रात्रि विश्राम करते हैं दोस्तों। और मदुरई से फिर हम रामेश्वरम आते हैं दोस्तों, जो हमारा दूसरा धाम है। पहला धाम था द्वारिकाधीश, अब हम पहुँच गए रामेश्वरम। तो रामेश्वरम में दोस्तों हम 21 जनवरी 2026 को पहुँचते हैं और यहाँ पे जो जानकारी मिली कि पहले समुद्र में स्नान किया जाता है और वो कपड़ों के साथ ही स्नान करना पड़ता है। उसके पश्चात कपड़ों में ही हमारे को उस स्थान पर जाना पड़ता है जहाँ पे 22 कुंडीय स्नान किया जाता है दोस्तों। तो हमने यहाँ पे 2-3 घंटे लगा करके 22 कुंडीय स्नान भी किया और दोस्तों उसके बाद हमें रामेश्वरम महादेव ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दर्शन करने के पश्चात दोस्तों हम चले जाते हैं कन्याकुमारी, जो 460 किलोमीटर की दूरी पर है और लगभग 6-7 घंटे लगते हैं। तो हम कन्याकुमारी में 22 जनवरी 2026 को सुबह लगभग 4 बजे पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों हम ऐसी जगह पे पहुंच गए दोस्तों जहाँ पे सूर्योदय का दर्शन करने के लिए भीड़ उमड़ी होती है। तो दोस्तों उसके इंतज़ार में हम वहाँ पर टहलते रहे और भीड़ बढ़ती गई और सुबह 6:39 पर हमने 22 जनवरी 2026 को सूर्योदय होते हुए देखा। वहीं जो है हमने सूर्योदय का दर्शन देखने के बाद स्नान वगैरह किया और हमें ये भी पता चला कि यहाँ पे 3 समुद्रों का मिलन होता है, अरब सागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। तो उस स्थान पर जा कर के हमने स्नान वगैरह करके फिर कन्याकुमारी मंदिर के दर्शन किए और दोस्तों उसके पश्चात शाम के समय में हमने ट्रिमर के द्वारा वहाँ पर जो प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल है उस समुद्र के बीच में जा कर के उसके दर्शन किए। ट्रिमर के द्वारा हम गए, बड़ा आनंद आया और 5-7 मिनट में ही हम उधर पहुंच गए दोस्तों। वहाँ पे एक काली माता का मंदिर भी है, एक वहाँ पर ध्यान केंद्र कक्ष भी है और वहाँ एक पुल भी है। ये सारा समुंदर के बीच में है जो एक रोमांचकारी जगह है। तो इस प्रकार दोस्तों हम रात्रि विश्राम के लिए कन्याकुमारी में रुके और अगले दिन भी हम कन्याकुमारी में घूमे। कहाँ घूमे दोस्तों, बड़ा ही आनंद हमें आया और इस रमणीक जगह पर हमें साईं शिरडी बाबा का मंदिर देखने को मिला, श्री राम मंदिर देखने को मिला और दत्तात्रेय मंदिर जो प्रसिद्ध है उसको भी देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके अतिरिक्त दोस्तों हम ऐसी जगह पहुंच गए जो समुद्र के एकदम साथ धनुषकोडी और राम सेतु ये जगह हमें देखने के लिए मिली और हमने समुद्र के किनारे जा कर के तेज़ हवा का सामना किया दोस्तों। और समुद्र की लहरों से जो तेज़ हवाएं हमारे लिए एक रोमांच पैदा करती थी, उससे हम काफ़ी ओत-प्रोत हुए, काफ़ी स्तब्ध हुए। और इस प्रकार से दोस्तों कन्याकुमारी वापस आकर के हमने अगले स्टेशन जाना था तिरुनेलवेली। 23 जनवरी 2026 को 90 किलोमीटर का सफ़र तय करके आता है। ट्रेन के द्वारा हम यहाँ पहुँचे और उसके पश्चात दोस्तों 160 किलोमीटर का मदुरई के लिए हमारा ट्रेन के द्वारा ही सफ़र रहा। तिरुनेलवेली हम रात्रि विश्राम करने के लिए रुके थे और दोबारा हम फिर मदुरई चले गए और मदुरई से होते हुए फिर हम चेन्नई पहुंचते हैं। और अब हम चेन्नई में यहाँ 1 दिन के लिए रुकते हैं दोस्तों। चेन्नई में हम यहाँ पे मेरीना बीच गए, वहाँ पे समुद्र का जो जल है उसकी लहरों का आनंद उठाया और बीच में गए। उसके पश्चात हम यहाँ की मार्केट भी घूमे दोस्तों और यहाँ पर चेन्नई से हम समुद्री तट से होते हुए विजयवाड़ा की तरफ निकलते हैं
450 किलोमीटर का लंबा सफ़र है। 8-9 घंटे इसमें लग जाते हैं दोस्तों। विजयवाड़ा हम पहुंचते हैं और 24/1/2026 को विजयवाड़ा में कृष्णा नदी है, वहां पर स्नान करते हैं और स्नान करने के पश्चात हम यहाँ पे इधर उधर बाज़ार में घूमते हैं और तबीयत भी हमारी थोड़ी नाजुक हो गई थी क्योंकि समुद्री लहरों का सामना करना पड़ा, तो खांसी जुकाम स्वाभाविक था। हमने यहाँ पे मेडिसिन्स भी ली और उसके पश्चात दोस्तों हम आगे विशाखापट्टनम के लिए निकलते हैं। 25 जनवरी 2026 को विशाखापट्टनम 350 किलोमीटर जो विजयवाड़ा से दूरी है 5-6 घंटे के सफ़र के बाद आता है। यहाँ पे बहुत ही हमने मनोरंजन किया दोस्तों। बहुत सुंदर शहर है, मिनी मुंबई के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ का जो जिला हेरिटेज म्यूज़ियम है उसको देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और समुद्र के किनारे जहाँ पर बंदरगाह है और यहाँ पे जो पनडुब्बी है उसको देखने का भी हमें सुअवसर प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त दोस्तों हमें यहाँ पे काली माता का मंदिर भी देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ दोस्तों। तो समुद्र के किनारे में जाकर के हमने लहरों का आनंद उठाया दोस्तों और काफ़ी मनोरंजन किया। और दोस्तों यहाँ से फिर हम ट्रेन के द्वारा चलते हैं। 430 किलोमीटर की दूरी पर खुर्दा रोड आता है जहाँ से हमने जगन्नाथपुरी जाना है। तो दोस्तों 26 को हम खुर्दापुर पहुंचकर सुबह जगन्नाथपुरी पहुंच जाते हैं और 27 जनवरी 2026 को सुबह 7 बजे 7 और 8 बजे के बीच में हम जगन्नाथपुरी जो हमारी तीसरी धाम है दोस्तों, वहाँ पे हमें भगवान के दर्शन करने का सुअवसर प्राप्त होता है। जैसे कि आपको मालूम होगा ये मंदिर क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों, यहाँ पे 3 भाई बहनों की मूर्तियाँ स्थापित है। भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा जो उनकी बहन है और उनके भाई बलराम जी। तो ये 3 मूर्तियाँ यहाँ पे स्थापित है और यहाँ की जो रसोई है दोस्तों वो विश्व भर में प्रसिद्ध है। ऐसी रसोई विश्व में कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। बड़ा ही विस्तृत क्षेत्र में यह रसोई फैली हुई है। लगभग 5000 कर्मी यहाँ पे कार्य करते हैं और भगवान के लिए 56 प्रकार के भोग लगते हैं। हमें भी यहाँ पे दर्शन करने के उपरांत यह भोग भंडारा ग्रहण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। बड़ी ही स्वादिष्ट खीर, स्वादिष्ट पुए और अन्य व्यंजन चखने का सुअवसर प्राप्त हुआ दोस्तों। यहाँ पे प्रसाद वगैरह ग्रहण करने के पश्चात हम दिन में लगभग 2-3 बजे आगे के लिए निकल जाते हैं कोलकाता। 450 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों हम सुबह कोलकाता पहुँचते हैं 6 बजे और कोलकाता से फिर हम थोड़ी देर पश्चात गंगा सागर की ओर रवाना होते हैं। लेकिन हमने रात्रि विश्राम ऐसी जगह किया जहाँ का मैं नाम थोड़ा भूल गया हूँ। 4-5 घंटे वहाँ तक लग जाते हैं दोस्तों। हम 3-4 बजे वहाँ पहुँच करके वहाँ रात्रि विश्राम करते हैं और अगले दिन हम गंगा सागर 27 जनवरी को 29 जनवरी को पहुँचते हैं। ये गंगा सागर हम स्टीमर के द्वारा पार करते हैं दोस्तों, जिसमें 35 से 40 मिनट लग जाते हैं। और यहाँ पे जो स्टीमर में टिकट होता है दोस्तों केवल मात्र 9 रुपये का टिकट होता है और 35-40 मिनट में आप भरपूर आनंद उठाते हैं। इस प्रकार दोस्तों गंगा सागर पार करते ही हम ऐसे स्टेशन पर पहुँचते हैं जहाँ से हम आगे कपिल मुनि के आश्रम तक गाड़ी में जाना होता है और हम वहाँ 1 घंटे में पहुँच जाते हैं और वहीं पे सागर स्नान होता है। सागर स्नान करने के पश्चात दोस्तों हम कपिल मुनि आश्रम के पास जाकर के वहाँ पे नतमस्तक होते हैं, मत्था टेकते हैं और मंदिर में प्रणाम करते हैं। वहाँ से दोस्तों उसी प्रकार से वापस हम कोलकाता आ जाते हैं और कोलकाता से फिर 29 जनवरी को हम फिर वापस कोलकाता आते हैं। कोलकाता से दोस्तों हम जाते हैं गोरखपुर। 30 जनवरी को हम गोरखपुर पहुंच जाते हैं और गोरखपुर से जाना है हमें सनौली बॉर्डर। ये सनौली बॉर्डर नेपाल बॉर्डर है जहां पे हमें हमारी चेकिंग भी होती है
सनौली बॉर्डर क्यों जाना है? क्योंकि हमें काठमांडू जाना है, जो नेपाल की राजधानी है। तो गोरखपुर से सनौली बॉर्डर के लिए 2 घंटे बस में लग गए दोस्तों, लगभग 150 किलोमीटर दूर है। और सनौली बॉर्डर से हमारे हवाई यात्रा में 40 मिनट काठमांडू के लिए लगे दोस्तों। और काठमांडू में हमने जितनी सफाई और जितनी लोगों की ईमानदारी देखी, वो भारत में शायद ही कहीं देखी जाएगी। दोस्तों, हमने चतुर्मुखी पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। हम अगले दिन शाम को यहाँ से बस के द्वारा वापस आए। 10 घंटे सनौली बॉर्डर तक लगे और सनौली बॉर्डर से फिर हम गोरखपुर वापस आते हैं। और 2 फरवरी 2026 को दोस्तों हम गोरखपुर से वाराणसी के लिए जाते हैं। वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में है, काशी विश्वनाथ यहाँ पर जो प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। और यहाँ पर हम 2 फरवरी को दर्शन करते हैं दोस्तों। 2 फरवरी को दर्शन करने के बाद हम 3 फरवरी को प्रयागराज त्रिवेणी संगम में स्नान के लिए जाते हैं और फिर वापस वाराणसी आ जाते हैं दोस्तों। ये बस की यात्रा है। और वाराणसी से फिर हम ट्रेन के द्वारा दोस्तों गया जी जाते हैं, जहाँ पे सर्वपितृ पिंड दान किया जाता है, पूजा होती है। तो वहाँ पे फाल्गु नदी के किनारे यहाँ पे कार्य होता है और पंडित के द्वारा यह कार्य करवाया जाता है। हमने 5-6 घंटे में यह कार्य किया और हम फिर वापस वाराणसी आ गए। और वाराणसी से दोस्तों अगले दिन अयोध्या, जो कि 200 किलोमीटर की दूरी पर है और जहाँ पे श्री राम का प्रसिद्ध मंदिर, नवनिर्मित मंदिर स्थापित है, यहाँ पे हमें श्री राम के दर्शन करने का सुअवसर प्राप्त होता है। और दोस्तों यहाँ पे कुछ देर रुकने के पश्चात हम चलते हैं हरिद्वार की ओर। और हरिद्वार की ओर हम ट्रेन से जाते हैं। लगभग 600-650 किलोमीटर का सफ़र है, लंबा सफ़र है और उसमें लगभग 10-12 घंटे लग जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों हम हरिद्वार 7 फरवरी 2026 को पहुंचते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम गंगा स्नान करते हैं और अगले दिन हम रात्रि विश्राम के बाद अम्बाला चले जाते हैं। 150 किलोमीटर की दूरी यह है ट्रेन के द्वारा। और यहाँ पे अम्बाला में हमें यहाँ पे उतार दिया जाता है। उसके पश्चात हम वापस अपने घर आ जाते हैं। तो दोस्तों ये जो सफ़र था, ये जो 3 धाम यात्रा थी, इसमें हमने 10 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए और 3 धाम कंप्लीट कर लिए। जिसमें पहली धाम मैंने आपको बताया द्वारिकाधीश, दूसरा धाम हमने बताया रामेश्वरम और तीसरा धाम हमने बताया जगन्नाथपुरी। तो ये तीनों धाम कवर करते हुए हम अपने घर वापस आते हैं। यह हमारा सौभाग्य था कि हमने इस यात्रा को 30-35 दिन में कवर कर लिया, जबकि यह लगभग 12,500 किलोमीटर की दूरी बैठती है। और ये हमने 3 धाम की यात्रा अपनी पूरी कर ली। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी और आपको किस तरह से यह सहायक हो सकती है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसी तरह की वीडियो मैं आपको लाता रहूँगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। थैंक यू।